तो हमने कल जो किया था उसका रिकैप लेते जब तक बच्चे आ रहे हैं कक्षा में। अभी तक हमने कुछ इतनी सी चीज़ें सीखी है, अगर बेसिक बात करूँ तो मैं, कि हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है ना, अपना नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप का था। नर्वस सिस्टम क्या क्या था उसमें? एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। इतना ही तो था, दो चीजें थी उसमें। अगर मैं बात करूं सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड नाम देखेंगे पीछे तो कॉर्ड नाम लिखा है, कॉर्ड है ना, कॉर्ड मतलब एक वायर टाइप में, एक ही स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पीएनएस की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपके सेंसेशन जितना पार्ट है, सेंसरी जितना पार्ट है और मोटर जितना पार्ट है शरीर में, वो सारा का सारा ये हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है? ब्रेन की शाखाओं के द्वारा। ब्रेन की कुछ शाखाएं हैं, है ना, ऐसी स्पाइनल कॉर्ड की कुछ शाखाएं हैं। इन शाखाओं में क्या होता है, इनमें कुछ रिसीवर भी हैं, रिसीव करते हैं इन शाखाओं के थ्रू, है ना। कुछ शाखाएं ऐसी है जो रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर के जाएंगी, कुछ शाखाएं ऐसी है जो मैसेज को आगे देंगी, बाहर निकालेंगी। ऐसी कुछ शाखाएं ब्रेन की ऐसी है जो शाखाएं रिसीव करेंगी, कुछ बाहर निकालेंगे। जो रिसीवर होते हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन कौन से आ जाते हैं? जिसमें हम आदेश देते हैं। सिंपल सी बात ये थी। इसी के आधार पर फिर हमारा नर्वस सिस्टम निकल के आता है। कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम निकल के आता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ये निकल के आता है। और सेंसरी से कौन सा निकल के आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सॉरी, सेंसरी से आपका सेंसेशन वाला, सेंसेशन वाला पार्ट निकल के आता है, जिसमें आपकी स्पेसिफिक सेंसेस और जनरल सेंसेस आ जाती है, ठीक है। मोटर भाग वाले, मोटर भाग से, मोटर न्यूरॉन से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम निकल के आया और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आया। सोमैटिक मतलब जिसको हम वॉलेंट्री कहते हैं, हमारे देह से रिलेटेड, है ना, वॉलेंट्री। वो ऑटोमेटिक भी हमारे देह शरीर से रिलेटेड है, बट ये ऑटोमेटिक इसलिए है क्योंकि हम इन कार्यों को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे हार्ट बीट एक्सेट्रा, ये जो चीजें हो गई अपनी ना, डाइजेशन वगैरह, ये सारे ऑटोनोमिक में आते हैं। ऑटोनोमिक फिर से आगे दो भागों में बंटता है आपका, क्या क्या? एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। PARA, सिंपैथेटिक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अपने को, ये बातें हम पूरी कर चुके हैं। इनमें से हमने अभी तक क्या सीखा है? अभी तक इसमें से अगर हम बात करें तो केवल और केवल हमने ब्रेन को अच्छे से किया है डिस्कस, है ना, जिसमें हमने ब्रेन में क्या क्या किया। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हमने अभी तक आपका सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये दो बड़ी बड़ी चीजें की। जिसके सेरिब्रम की अगर बात की जाए तो इसमें थैलेमस भी आपका शामिल हो गया, हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस भी आ गया, सेरिबेलम में पश्च मस्तिष्क आ गया, पीछे वाला भाग, और बीच में ही इनके कहीं पर हमने पोन्स भी पढ़ा थोड़ा बहुत, बेसल गैंग्लिया भी पढ़ा, है ना, मेडुला भी पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमने स्ट्रक्चर देखे। तो इन्हीं के फंक्शंस वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी सी बातें की हमने, देखो छोटे तौर पर अगर हम देखें तो इतना ही पार्ट किया, ब्रेन वाला पार्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना CNS का ही पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। सेंटर सेंटर को पढ़ रहे हैं अभी, इनकी शाखाओं का बाद में अध्ययन करेंगे। शाखाओं का कब अध्ययन करेंगे? जब हम मोटर, इसमें सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएंगे, तब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की बात आएगी, तब वहां पर इनके बात करेंगे। ऑटोमेटिक है या ओके, हाँ ऑटोनोमिक, सॉरी, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक निकल गया, ऑटोनोमिक। वैसे हम इसको समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक भी समझ सकते हैं नाम से तो, क्योंकि ऑटोमेटिक ही काम करता है ना, अपने आप काम करता रहता है, स्वचालित, अपने को चलाना नहीं पड़ता इसको, है ना। ऑटोनोमिक होता है, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक लिखा मिलेगा आपको। बट इसका कार्य जो है ऑटोमेटिक, ये अपने आप ही काम करता रहता है, तो ऑटोमेटिक से ऑटोनोमिक बना है, बट बुक्स में आपको ऑटोनोमिक लिखा मिलेगा, कि जो अपने आप होता रहता है, स्वचालित, है ना। जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे फंक्शन जरूरत है वैसे वैसे अपने आप होता रहता है, ठीक है। थैंक यू विजेंद्र सर, आपने बात क्लियर कर दी, ऑटोनोमिक, ठीक है। ओके, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें थी। ब्रेन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब स्पाइनल कॉर्ड हम पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये भी CNS का ही पार्ट है। इसमें हमने अभी तक क्या किया? हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स वगैरह कर लिया हमने, सेरिबेलम भी कर लिया, मेनिंजस भी हमने कल कर लिया, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। ये आपके कहां पर होते हैं? कवर किए रहते हैं दिमाग को और आपके स्पाइनल कॉर्ड, CNS को पूरे को कवर करे रहते हैं ये, CNS को, है ना। आपके ब्रेन वाले हिस्से में भी और ऐसी वर्टिब्रा में ऐसी इसी अरेंजमेंट होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर। CSF इनमें भरा रहता है, CSF माने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फिर अब आते हैं आज स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम यौगिक भाषा में क्या यूज कहते हैं, वर्ड यौगिक टर्म में, है ना, यौगिक भाषा में इसको नाम देते हैं हम सुषुम्ना। आपका दिमाग होता है ऊपर और नीचे आपकी सुषुम्ना होती है, इस तरीके से।
ये आपका पूरा का पूरा, इसमें आपका ब्रेन आ गया, इसमें आपकी स्पाइन आ गई, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी वाले विद्यार्थी क्या कहते हैं, सुषुम्ना। योग में हमने यही वर्ड देखा है बार बार। ठीक, इसी की बात होती है, इसी में से कुछ ऊपर लेकर के जाना कहते हैं अपने को, है ना। अब एग्जैक्टली पता नहीं है अभी तक क्या लेके जाना है अपने को ऊपर, है ना, योग की भाषा में। ठीक है, तो अब अपने को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखना है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है आपकी, ब्रेन के जस्ट पास से शुरू हो रही है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से शुरू होती है। अब ये नीचे तक जाती है, किसके अंदर जाती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसके अंदर ट्रेवल करती है सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात की जाए तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे वर्टिब्रास होते हैं, है ना। कितने वर्टिब्रास होते हैं इनमें, जो वर्टिब्रा होते हैं हमारे अपने, एक तो होता है आपका सर्वाइकल, गर्दन के पास सर्वाइकल होता है, जिसमें C7 वर्टिब्रास होती हैं। फिर थोरेसिक होता है, T12 वर्टिब्रास होती हैं। उसके बाद में आपका क्या होता है, लंबर होता है, कितना होता है, 12 में से 7 गए 5 वर्टिब्रास होती है। फिर आपका सैक्रम आता है, सैक्रम S जो है 5 की तरह लिखा जाता है, तो ये 5 होंगी किसमें, बच्चों में। बड़ों में फिर से 1 हो जाएंगी, ऐसे होता है। और लास्ट में कौन बच गया, कोक्सिस, है ना। कोक्सिस में कितना होता है, जो संख्या अभी तक आई नहीं अपनी, 4। ठीक है, ये संख्या होती है, बट बड़ों में जाकर के फिर से 1 हो जाती है। तो अडल्ट की बात की जाए तो अडल्ट में कितनी होती है वर्टिब्रास, 26, और चिल्ड्रन की बात की जाए तो 33। क्लियर, याद रख लेंगे, सी मतलब चिल्ड्रन 33, अडल्ट मतलब ए 26। इतनी बात क्लियर है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इनमें कोई बात नहीं है। अब एक बात और होता है, मैंने सभी वर्टिब्रास, जितने भी वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में हल्का हल्का कुछ ना कुछ लगा रहता है, चिपका हुआ, है ना, गैप बना रहता है, क्योंकि हड्डी से हड्डी टकराएगी सीधा, है ना, तो क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। तो इसलिए दर्द को बचाने के लिए, हड्डी को हड्डी से टच करने के लिए, वर्टिब्रा से बचाने के लिए एक बीच में एक कुछ, माइक कौन है, सरिता जी अपना माइक ऑफ करिए कृपया। ठीक है, तो बीच में कर दिया सर। बता के करने की क्या जरूरत है, बोल दिया, कर दो बस, बात खत्म। सरिता जी कुछ तो सीखिए ना, बड़े हो गए हैं आप, है ना, इतने सारे विद्यार्थी आपको सुनते हैं ना? अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बार बार ऐसा। ठीक है, तो खुद का खुला रहता है आपका, और मेरे को बोलते हो बंद ठीक करने के लिए। देखो इससे ऐसे, संगीता जी इनको मैं क्या करूं, इनका ये बताओ, संगीता जी आप बता दो मैं क्या करूं, सरिता जी का, आपके नाम की राशि है इनकी, इनको क्लास से निकाल दूं क्या, क्लास संगीता जी ने कह दी क्लास से निकाल दो, नहीं ठीक है, नहीं, दोनों एक राशि है, अपनी राशि का सहयोग कर रहे हो, ठीक है, मर्जी है सर, संगीता जी। मेरा ऑन था। अच्छा आपका था क्या, अरे किसी का भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, राखी जी अपने को तो डांटना तो सरिता जी को है है ना। अब अपना काम तो सरिता जी को कहने मात्र से चला जाता है, मैं देखता हूं नहीं इसमें किसका ऑन है किसका नहीं, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी हैं, तो सरिता जी को कह देते हैं, बच्चा जिसका ऑन होता है अपने आप ऑफ कर लेता है, समझदार को इशारा काफी। चलो ठीक है, आगे करें। तो वर्टिब्रल कॉलम की हम बात कर रहे थे, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिस। इनका अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, एग्जामिनर यहां से बहुत सारे प्रश्न बना सकता है, 10-20 प्रकार के प्रश्न बना लेगा यहां से एग्जामिनर, ध्यान रखना ये इतना सा पार्ट, जो नए विद्यार्थी हैं वो जरूर ध्यान देंगे। फिर आपकी जो वर्टिब्रास होती हैं, हड्डियों का जो एक छोटा छोटा टुकड़ा है, उनके बीच में आपका स्पाइन गुजर रही है यहां से, है ना, स्पाइन गुजर रही है, स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। इसके अंदर आपके वर्टिब्रास के बीच में एक दूसरे से टकराए ना, तो इनके ऊपर नीचे स्प्रिंग जैसे होता है, इनके बीच में धसा रहता है कुछ ना कुछ कार्टिलेज टिश्यू धसा रहता है, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नाम देते हैं। ठीक है, ये देते हैं, ये क्या करती है, एक गद्दी नुमा संरचना होती है, जो हड्डी को हड्डी के ऊपर जैसे जंप करती है, तो हड्डी से हड्डी जैसे टकराती है, तो एक तरह से हल्का सा जंप दे देती है वर्टिब्रा को, जिससे एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से टकराती नहीं है। ठीक है, पेन नहीं होता है अपने को, बट जैसे जैसे एज हमारी होती जाती है तो ये घिस जाती है, घिसने पर हमारी दिक्कत होती है, और मेनली ये लंबर वगैरह से या फिर नीचे वाले पार्ट से सबसे ज्यादा घिसती है यहाँ से। ठीक है, तो इसके कारण अपने को दिक्कत हो जाती है, डिस्क हिल गई जी मेरी, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे रोग आपने सुने होंगे, वगैरह वगैरह अनेक तरह होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को मेन पार्ट क्या है इसका, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब अपना क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, कि ये जो रीढ़ की हड्डी में ज्वाइंट पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, ज्वाइंट। ये ज्वाइंट कौन से टाइप का ज्वाइंट है, 3 टाइप ज्वाइंट पढ़े थे हमने संगीता जी, एक तो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, एक कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होते हैं, एक आपके लास्ट वाला ज्वाइंट कौन सा होता है, वो साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, 3 होते हैं, तीनों में से कुछ बहुत ज्यादा मूव करते हैं, कुछ थोड़े मूव करते हैं, कुछ बिल्कुल ही मूव नहीं करते। तो इनमें से मैं ये बात करूं, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ज्वाइंट कौन सा होगा, पूरी तरह से मूवेबल, है ना,
कंप्लीटली मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल या इमूवेबल? संगीता जी आपको पता है, कृपया हमारे विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं है, आप इनका मार्गदर्शन करिए। संगीता जी थोड़ा सा बताइए। संगीता जी, हाँ संगीता जी बहुत बढ़िया, माइक ऑन कर चुके हैं संगीता जी, कृपया ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी। जी संगीता जी बोलिए। संगीता जी बोलिए, कुछ तो बोलिए संगीता जी। सर ये मध्य वर्ग का वेरी गुड, मूवल ज्वाइंट है। बहुत ही बढ़िया, उम्दा। मध्य वर्ग का होता है ये भाई, ठीक है, मैंने बताया था ना, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये, ठीक है। तो इंटरवर्टिबल डिस्क में अपना क्या होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ठीक है। अभी मैंने बोला कि इनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है जिसको हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं, कार्टिलेज वाला ज्वाइंट पाया जाता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद है, कार्टिलेजिनियस जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल, हल्का फुल्का मूवेबल होता है, ठीक है, इतना से याद है। तो बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर इंग्लिश टफ है, टफ नहीं है, स्लाइटली मूवेबल, इतना तो इंग्लिश पता ही होगी ना, हल्का सा, स्लाइटली मतलब हल्का सा, मूवेबल मतलब मूव जो करता है, सिंपल, है ना, कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल के जो वर्टिब्रास जो होते हैं हल्के फुल्के मूवेबल होते हैं, हम हालांकि झुक जाते हैं 90 डिग्री या फिर पश्चिम उत्तानासन में लगा लेते हैं, बट ये मत समझना कि इसके कारण इसमें पूरी मूवमेंट है ना। जब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बहुत सारा स्प्रिंग बन गया तो उसको हम बैंड करते हैं तो पूरा यू शेप में बैंड हो जाता है, बट वही स्प्रिंग में केवल 2 ही लेयर हो तो क्या वो बैंड हो जाएंगे? नहीं होंगे। जब उसमें बहुत ज्यादा लेयर्स आ जाती है ऊपर एक दूसरे के ऊपर, है ना, तब वो बैंड होते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा लेयर्स आ जाती है तब वो बैंड होते हैं, इस शेप में बैंड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सेम वर्टिब्रास में है, क्योंकि इनमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ज्वाइंट है, तब ये वर्टिब्रा हमारी पश्चिमोत्तानासन में या चक्रासन में बैंड होती हुई दिखाई देती है, बहुत ज्यादा बैंड होगी। बट इनमें ज्वाइंट कौन सा है? अगर केवल 2 वर्टिब्रा की बात करें तो 2 वर्टिब्रा बिल्कुल ही स्लाइटली मूवेबल होती है, हल्की सी। तो उसमें याद रखेंगे ज्वाइंट्स कौन सा है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट या फिर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स है इनमें, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो सबसे ज्यादा मूव हो रही है रीढ़ की हड्डी हमारी, तो इसमें साइनोवियल होना चाहिए। साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ होगा? जहां पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। क्या यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा, तो नहीं होगा ज्वाइंट, सिंपल सी बात है। डन है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया कौशिला जी, तेजेंद्र जी बहुत ही बढ़िया, प्रियंका तोमर जी उम्दा, आपका जवाब हमेशा बेस्ट होता है ना, तेजेंद्र जी, कौशिला जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो संगीता जी ने बहुत अच्छा बताया ना पहले दिन, बहुत खूब, ठीक, ये बात हो गई अपनी। अब हम बात कर रहे थे स्पाइनल कोड की, तो स्पाइनल कोड की हम बात कर रहे थे, स्पाइनल कोड मतलब सुषुम्ना, ये वर्टिब्रा के अंदर है ना, धसी रहती है इस प्रकार से वर्टिब्रा के अंदर, इस तरीके से। बट ये जाती कहां तक है? पूरी नीचे तक नहीं जाती, ये हम सोचते हैं ना मूलाधार चक्र कहते हैं हमारे जेनाइटल, कुछ कुछ विद्यार्थी योग के, जब हम योग पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी मेरी, है ना, मैं अपनी जो शब्द मैंने कहे थे वो वापस लेता हूँ, एनाटोमी के लिए थोड़े अलग शब्द यूज करता हूँ। हम योग में जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कहीं के पर पढ़ करके कि मूलाधार चक्र जो है आपके जेनाइटल ऑर्गन में है ना, आपके जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां उसके आसपास से रूट है इनके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मूलाधार चक्र। ऐसा ही कुछ फील होता है हमें योग दर्शन ग्रंथों को पढ़ करके, जितने भी हमारे अठपर दीपिका के हैं, या ऐसा ऐसा फील होता है, प्रतीत होता है ऐसा। बट एनाटोमिकली अगर हम देखें तो हमारी सुषुम्ना जो है वो कहां पर जाकर के रुक गई है? वो सुषुम्ना जो है अपनी सैक्रम में जा ही नहीं रही, वो पहले ही सुषुम्ना जो है अपनी, एक सेकंड, चलो मैं साफ कर देता हूं फिर समझाता हूं दोबारा। हाँ, तो सुषुम्ना जो है अपनी, इसमें ये आपका ब्रेन हो गया ऊपर वाला पार्ट, नीचे आपकी स्पाइनल कोड है। तो इसमें अगर आप बात करें कि आपका सबसे पहले कहते हैं सर्वाइकल होता है 7, फिर थोरेसिक होता है 12, T12, और फिर लंबर होता है 5 तक। लंबर 5 में बात करें तो L1 से लेकर के L5 तक होता है, L2, L3, L4, L5 ऐसे होता है, ठीक है। तो आपकी जो ये जो होती है ना सुषुम्ना जो होती है एग्जैक्टली, ये समझेंगे थोड़ा सा भाई विद्यार्थी। तो सुषुम्ना इसके अंदर वर्टिब्रा के अंदर ट्रेवल करती है और L2 के पास आती आती समाप्त हो जाती है, पतली सी पूंछ बना देती है ऐसे, है ना, इस तरीके से हो जाती है, पतली सी हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो मतलब आपकी वर्टिब्रा के अंदर पूछा जाए सुषुम्ना कहां से कहां तक होती है तो मैक्सिमम L2 तक होती है एग्जैक्टली, उससे हल्का सा आगे, हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ी हुई होती है, L3 तक पहुंचती ही नहीं है, उससे पहले ही आपकी समाप्त हो जाती है सुषुम्ना, ठीक है। स्पाइनल कोड, तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है ये छोटा सा, कि स्पाइनल कोड जो है कौन सी वर्टिब्रा तक फैली हुई है, या कहां तक है, या कहां तक समाप्त हो जाती है? तो L2 तक। तो अगर योग की भाषा में हम देखें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, बहुत से ग्रंथ कहते हैं कंध वाला स्थान कहते हैं आपके नाभि में है, बहुत से स्थान कहते हैं आपके जेनाइटल ऑर्गन के पास है, वगैरह वगैरह, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई 9 इंच ऊपर बता रहा है, कोई 2 इंच ऊपर बता रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं बात क्या कह रहा हूं कि अगर हम देखें, अब योग को मिलान करें तो योग के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा मूलाधार चक्कर कहां आना चाहिए? L2 के पास आना चाहिए,
यस और नो? सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं? L2 और 3 के बीच में ये जाकर के समाप्त हो जाती है। तो एक वर्ड में आपसे पूछे कि L2 कहां तक फैली हुई है, तो L2 तक फैली हुई है। अगर दो ऑप्शन दे दे कि L2 और L3 के मध्य, तो L2 और L3 के मध्य उत्तर देंगे आप। बात क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें सभी को? जी क्लियर है। राखी जी स्पीकर ऑन करके क्यों बता रहे हो फिर आप? हैं? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है तो अच्छी बात है। राखी जी बात सुन पा रहे हैं आप? सुन नहीं समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो राखी जी बात समझ गए हैं। L2 और L3 है ना? तो L2 अपना क्या हो गया, लंबर की दूसरी वर्टिब्रा हो गई, और 3 जो है नीचे वाली वर्टिब्रा हो गई। ठीक है, L2 और L3 के बीच में फैली रहती है सुषुम्ना, स्पाइनल कोड, बट वर्टिब्रा जो है आपकी कोक्सिस तक रहती है। अब एक और छोटी सी बात और समझा देते हैं, कुछ छोटी नई बात और कर लेते हैं, कुछ एक दो बातें पता लगी उतनी अच्छी है। L5 तक चले गए। L5 के नीचे अपना सैक्रम स्टार्ट होता है। सैक्रल जो होता है अपना क्या होता है, वो आगे चल करके 5 जो होते हैं वो एक बन जाते होते हैं, ऐसे बनता है। तो मतलब ये असल में वर्टिब्रा अब 5 न रह करके अपना कितना रह गया, एक ही वर्टिब्रा हो गया, सैक्रम। तो इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाएगी क्या पांचों के बीच में? नहीं, क्योंकि ये एक ही रूप ले लिया इन्होंने, एक हो गई है अभी अडल्ट में हमारे अंदर। बचपन में नहीं, थोड़ी बहुत थी उसमें, बट धीरे धीरे अडल्ट होते गए समाप्त हो गई। यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं पाई जा रही। और आगे निकल गए कोक्सिस में, तो वहां पर कोक्सिस भी इसके साथ मिलकर के एक हो जाती है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सेक्रम और कोक्सिस दोनों के बीच में भी सर डिस्क होती है क्या, नहीं। नो मीन्स नो, ठीक है। तो ये भी कोक्सिस भी जो 4 थी बचपन में, बट वो अभी आकर के हमारी एक हो गई, पूंछ जो छोटा सा होता है उसमें भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। बात क्लियर है ये भी? ठीक है। सुषुम्ना कहां तक आकर के रुक गई आपकी? लगभग L2 तक आकर रुक गई। अगर वर्टिब्रल कॉलम की अगर लंबाई पूछे तो कितनी होती है? लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर लेडीज की बात करें तो 61 सेंटीमीटर टू 71 सेंटीमीटर ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपसे अमाउंट नहीं पूछेगा, वो ऑन एन एवरेज ही पूछेगा, तो आप बता देंगे। 70 सेंटीमीटर अडल्ट की बात करें, हमारी बात कर रहे हैं, तो जिसकी लगभग 6 फुट के आसपास हाइट होती है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी होगी। लेडीज की थोड़ी हाइट कम होती है तो उसकी और हो जाएगी, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब बताओ कि सुषुम्ना जो है उसकी लेंथ कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की मैंने बताई, ये किसकी लंबाई है? वर्टिब्रल कॉलम। मैं आपकी गर्दन के पीछे वाले C1 से लेकर के बात कर रहा हूं, कोक्सिस C आपकी 4, या जिसको हम C1 कहने कोक्सिस अडल्ट में, ठीक है, कोक्सिस तक की बात कर रहा हूं। तो वहां तक की आपकी लंबाई जो है वर्टिब्रल कॉलम की, वो 70 सेंटीमीटर के आसपास है। अब बाकी की चीज क्या रहेगी आपकी? सुषुम्ना। सुषुम्ना इसके अंदर कहां पर समाप्त हो गई? पहले L2 तक ही रुक गई। L2 तक जब रुक गई, तो L2 तक रुकने के बाद में इसकी लंबाई कितनी रहेगी? लगभग आपकी 40 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। 45 41 ऐसा कुछ लिखा मिलेगा आपको, तो 40 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ रह जाती है। ये बात भी क्लियर है लेंथ की। अब अगर हम देखें एग्जैक्टली तो L2 के आसपास देखें, तो L2 के आसपास अगर हम वशिष्ठ संहिता के अनुसार देखें, या हठपर दीपिका के अनुसार देखें, या सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार देखें, तो हमें ये समझ में आ रहा है अभी कि L2 के आसपास ही हमारी यहाँ पर सुषुम्ना जो है समाप्त हो गई। और जैसी सुषुम्ना समाप्त होती है ना, तो ये छोटी सी एक रचना बनाती है, और यहां से देखो, हमने एक बात की थी, एक थोड़ी सी बात और समझेंगे, एक नई बात, कि ये आपका ब्रेन है ऊपर, नीचे संगीता जी ये है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी सुषुम्ना, ऐसे ही ना स्पाइनल कोड जिसको हम बोल रहे हैं, कोर्ड, और ये आपका ब्रेन। यही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। इन दोनों को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इन दोनों को एक नाम देते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये नाम देते हैं। अब यहां से कहते हैं कि ब्रेन से आपकी कुछ कुछ शाखाएं निकली, है ना, नर्व्स गई, कि ब्रेन को पता लगाना, पता तो लगे ब्रेन को कि मेरी आंखें कैसे काम कर रही है, स्किन कैसे काम कर रही है। तो ब्रेन से निकल कर शाखाएं जो है, नर्व्स जो आती है अपनी, कुछ जीभ में चली गई, कुछ मुंह में चली गई, कुछ आंखों में चली गई, कुछ कानों में, कहीं भी अपने आसपास में चली गई। तो ब्रेन के जो भाग से निकली उन नर्व को हमने क्या कहा? इन नर्व्स को हमने कहा क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व। ऐसे ही बोला। कितनी निकलती है? 12 पेयर्स निकलती है। इतनी बात, 12 पेयर निकली। अब ऐसे सेम स्पाइनल कोड से भी अपनी नर्व्स निकलेगी, एग्जैक्टली ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, शाखाएं बट गई, ऐसे ऐसे निकलती गई, निकलती गई, ठीक है। तो यहां से कितनी निकली? लगभग 31 पेयर्स निकली, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर। अब जो लास्ट में ये जो गुच्छा आता है ना, लास्ट में जब खत्म होती है, ये कहां तक खत्म हो रही है? L2 के आसपास आपकी वर्टिब्रा जो है समाप्त हो जाती है, L2। और अगर दूसरी बात बोले तो L3, क्योंकि L2 से हल्का सा स्लाइटली आगे बढ़ी होती है सुषुम्ना, ठीक है। तो यहां से जब लास्ट वाला भाग जो इसका है, यहां से जब निकलती है, तो ये क्या करती है? अनेक शाखाएं निकल जाती है इसकी, एक दो शाखाएं निकलती है, जैसे घोड़े का पूंछ होता है ना,
वैसे यहाँ से खूब सारे बाल घोड़े के पूंछ के लास्ट वाले हिस्से से निकलते हैं ऐसे। आपने भैंस का पूंछ या घोड़े का पूंछ, भैंस का पूंछ तो जरूर देखा हो, गाय भैंस का पूंछ, तो गाय का पूंछ जो है ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, नीचे आते आते उसके एकदम से पूंछ निकलते हैं बहुत सारे, मतलब बाल निकलते हैं। तो सेम ऐसे इसके आसपास से यहाँ से बहुत से बाल निकलते हैं, मतलब नर्व्स निकलती है ना, जिसको हम योग दर्शन में या अन्य जगह पर देखते हैं, सॉरी अठप्रदीपिका विशिष्ट संहिता में देखते हैं, कहते हैं जो नाड़ियां जो होती है सारी सारी कहते हैं यहाँ से निकलती है आपकी नाभि के आसपास से। तो शायद हम इमेजिन कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषियों ने पता नहीं किस चेतना पर जाकर के क्या सोच करके कोई बात कही होगी हमें, एग्जैक्टली हम नहीं कह रहे, अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हम कोरिलेट कर सकते हैं ना अभी तो, है ना, अनुमान लगा सकते हैं, प्रमाणित नहीं है हमारे पास। ठीक है, प्रमाणित तो ऋषिवर होते तो ही बता पाते। तो अगर हम तब हम ऐसा क्या बता रहे हैं, इस एक्स1 लेंथ इज हायर डेंड्राइट समटाइम्स L2 से शुरू होती है या समाप्त होती है, आदरणीय सरिता जी L2 पर समाप्त होती है आपकी, शुरू कहां से हो रही है आपकी, यहीं से शुरू होगी, फोरामेन मैग्नम से, बार बार बता रहा हूं मैं, फोरामेन मैग्नम होता है जहां से आप खोपड़ी के एंटर होती है C1, वहां से शुरू होगी, और लगभग मेडुला ऑब्लांगेटा जस्ट नीचे कौन है आपकी, स्पाइन तो है, स्पाइनल कॉर्ड ही तो है, सुषुम्ना ही तो है, वहां से शुरू हुई L2 तक आ रही है। ठीक है, और आदरणीय वीरेंद्र से पूछ रहे हैं कि एक्सोन हायर देन डेंड्राइट हो सकते हैं क्या, एंड वेयर इट एग्जिस्ट, हो सकते हैं वीरेंद्र सर। ये एग्जिस्ट कहां करते हैं, अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें एग्जिस्ट करते होते हैं। जब आपका कौन से सिस्टम में हो सकता है ये लंबे, जब आपका जो न्यूरॉन है वो स्यूडो यूनिपोलर होगा, स्यूडो यूनिपोलर समझ रहे हो, कि उसकी सेल बॉडी तो एक है और उसके एक साइड डेंड्राइट निकल रहे हैं, एक साइड एक्सोन निकल रहे हैं। अब उस केस में आपके डेंड्राइट जो होते हैं बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है। क्लियर, अब मैं आगे बात करूं जी, तो यहां से अब पूंछ निकल रहा है, ये क्या है, घोड़े का पूंछ के समान है, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। अब हॉर्स टेल को एक लैटिन भाषा में एक वर्ड बोलते हैं क्या, CAUDA, क्वाडा इक्वीना, इक्वीना योग, जहां पर कहता है कि यहां से सारी नाड़ी निकलती है। L2 की अगर देखें ना आप स्थिति, तो लगभग आपके नाभि के जस्ट पीछे वाली साइड में आता है, हल्का सा आप देखना L2 की मेजरमेंट करना, अगर आपको पता लगे तो नाभि के आसपास का एरिया है वो, इमेज पिक्चर देख लेना इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करके, तो आपको शरीर के रूप में दिखेगा कि नाभि के आसपास का एरिया है। तो इसी तरीके से योग जो है, ग्रंथ जो है योग के, वो दिखाते हैं कि हमारे लिंग मूल से कहते 4 अंगुल 9 अंगुल इंच ऊपर, अंगुल ऊपर कहते अपना कंध स्थान है, उस कंध स्थान में, नाभि नहीं कहते वो, कंध स्थान बोलते हैं, कहते नाभि से हल्का सा अलग हो सकता है वो ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली नाभि के बराबर नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां से क्या होता है आपका क्वाडा इक्विना शुरू होता है, जहां से अनेक नर्व्स निकल के आपकी जंघाओं में चली जाएंगी, पैरों में चली जाएंगी, कुछ यहीं पर निकल जाएगी, कूल्हों में चले जाएंगी, कुछ नीचे चली जाएंगी। ठीक, तो क्वाडा इक्विना वर्ड बोलते हैं। तो क्वाडा इक्विना क्या है आपके, सुषुम्ना का सबसे लास्ट पार्ट आपका क्वाडा इक्विना होता है, जहां से खूब सारे गुच्छे के रूप में निकलती है नर्व्स। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब आपकी दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पर विद्यार्थियों, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को CNS बोला जाता है, और इन्हीं की ब्रांचेस को, इन्हीं की शाखाओं को हम PNS बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन वाले भाग से, मतलब ब्रेन के ऊपर आपकी क्रेनियम पार्ट रहता है, क्रेनियम 8 बोन होती है, वहां से जब निकली तो 12 पेयर कहलाई, और स्पाइन से जब निकली तो 31 पेयर कहलाई। ठीक है, 31 पेयर नर्व्स, ये ध्यान रखें नर्व्स। तो 33 क्या था, 33 हमने क्या पढ़ा है, 33 वर्टिब्रा देखी है हमने, वर्टिब्रा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि वर्टिब्रा है या 31 क्या है, नर्व्स या वर्टिब्रा। तो 31 पेयर, पेयर जोड़े आगे तो नर्व्स हैं, वर्टिब्रा आपकी 33 है। बात क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे, इसको एग्जैक्टली अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब कुछ बातें पढ़ ले, अब पढ़ने वाली बातें देखते हैं, इसमें हम और क्या देख सकते हैं। कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई वयस्कों में लगभग 45 सेंटीमीटर होती है ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 45 मिले सभी में, 40 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, और 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक डायमीटर हो सकता है। ठीक है, CNS के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन देखा था, स्पाइनल कॉर्ड देखी थी, ये दो ही जो चीजें देखी थी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये एग्जैक्टली सभी को क्लियर है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, है ना, ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरा बिलीव है। ठीक है, और इनको कवर करने के लिए क्या लगा रहता है ऊपर, मेनिंजेस होती है, तीन लेयर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, एक सबसे पहले को ड्यूरामेटर बोलते हैं, ड्यूरामेटर, मैटर वर्ड किससे बना, मदर से, है ना, ड्यूरामेटर। फिर एरेक्नोइड मैटर बना, एरेक्नोइड मैटर। फिर आपका सबसे अंदर पिया मैटर। सिंपल सिंपल बातें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तीन चीजें होगी, 1 2 और 3 ऐसी लेयर होती है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों पर होती है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे मजे के लिए पूछ सकता है कि मेनिंजेस वो पदार्थ है जो आपके ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, केवल ब्रेन पर पाया जाता है, जैसे कल A और R के क्वेश्चन किए थे ना हमने, पूछा जाएगा केवल ब्रेन पर पाया जाता है, तो केवल बात तो गलत हो गई, ये वाली स्टेटमेंट गलत। पूछा जाएगा कि मेनिंजेस जो होता है ब्रेन के साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड पर भी पाया जाता है, कवर को कवर
स्पाइनल कोड को भी कवर करता है, तो राइट होगा। समझ गए बात? पूरे सीएनएस को कवर करता है मेनिंजेस। हालांकि इसकी हिंदी केवल इतनी है, मस्तिष्क आवरण, तो समझ में आता है हिंदी वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जी मस्तिष्क आवरण है ये, तो एक अकेला अकेला ही मस्तिष्क का आवरण है, तो स्पाइनल कोड का तो आवरण नहीं है ये। बट ध्यान रखना है, मैं फिर बता रहा हूं, इसका नाम हिंदी में जरूर अनुवाद मस्तिष्क आवरण कहते हैं, परंतु मेनिंजेस की ये स्पेशलिटी है कि ये पूरे के पूरे सीएनएस को कवर करती है, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है हमारे। अगर इनमें हल्का सा भी सुई जितनी भी चोट आ गई ना इनमें, इनको सपोज इमेजिन कीजिए कि इनको मच्छर ने काट लिया, हल्का सा इतना सा भी अगर इसमें छेद हो गया ना मच्छर के काटने जितना भी, तो मतलब समझ लीजिए बस क्या स्थिति हो सकती है, इमेजिन नहीं कर सकते हम। ये बात तो समझते होंगे सारे। तो इसलिए इनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा अनिवार्य है, तो इनको सुरक्षा देने के लिए अनेक, है ना, कमांडोज लगे रहते हैं, मेनिंजेस, ब्लैक जैकेट, है ना, पूरे पूरे कमांडो सारे लगे रहते हैं, मेनिंजेस होते हैं उनको बोलते हैं, उससे करे रहते हैं। स्पाइनल कोड जो होती है वो अपना कहां रहता है, वर्टिब्रा के अंदर, है ना, लंबर रीजन तक सुरक्षित होती है स्पाइनल कोड, ठीक है। लंबर रीजन के कौन से वाले भाग तक, L2 तक, L2 से हल्का सा L3 तक बढ़ी रहती है, इतनी बात क्लियर है। इसके नीचे वाले भाग से अनेक नर्व रूट निकलते हैं, ये जो नीचे वाला भाग है स्पाइनल कोड यहां तक समाप्त हो गई, है ना, L2 तक, यहां से अनेक गुच्छा निकल रहा है एकदम से, ये वाला भाग दिखा रखे हैं यहाँ पर, है ना, ये अनेक गुच्छा निकल रहा है ऐसे बार बार अनेक जगह पर जा रहा है। इस गुच्छे को हम क्या नाम देते हैं, कहते हैं इस गुच्छे को आप नाम दोगे क्वाडा इक्वीना, क्वाडा इक्वीना, क्वाडा इक्वीना। क्यों नाम दिया, कहते हैं इसको हॉर्सटेल कहते हैं, इसको लैटिन भाषा में क्वाडा इक्वीना बोल देते हैं। तो अगर हम समझने के अर्थ में देखें तो हॉर्सटेल, घोड़े की पूंछ के समान इसको हम बोलते हैं। फिर आगे देखें स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड से कितनी नर्व बताई, अभी मैंने पीछे बताए थे आपको 31 पेयर्स बताए थे, स्पाइनल नर्व निकलती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकलती है। पेयर का मतलब लेफ्ट साइड से भी निकलेगी, राइट साइड से भी निकलेगी, इतनी बात क्लियर है अपनी, ठीक है। दाएं और बाएं भेग पूरे शरीर में जाके फैल जाती है। अब छोटी सी बात और समझाई थी मैंने कल, कि आप लोगों को ये पता होगा विद्यार्थियों, कल मैंने मोटे तौर पर आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में जो होता है ना, ब्रेन होता है इस प्रकार से, और आपकी स्पाइनल कोड नीचे है, ब्रेन है ऊपर और नीचे स्पाइनल, नीचे आपका क्या है, सबसे पहले आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, इस तरीके से करके ना, मेडुला ऑब्लांगेटा है, उसके नीचे आपकी फिर स्पाइन होती है, इस तरीके से स्पाइन फैली हुई है यहाँ पर, ये ग्रीन वाला ये मैं स्पाइनल कोड कह दूं, स्पाइनल कोड। ये क्या है, ये रेड वाला पार्ट ये मैंने बनाया, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर क्या रहता है, जस्ट इसके ऊपर रहता है पोन्स, छोटा छोटा बना रहा हूं मैं बिल्कुल, आप क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे से रटवा चुका हूं तो आपको याद होगी सारी चीजें। पोन्स के जस्ट यहां पर अगर बात करें तो इसके जस्ट पीछे आपका छोटा दिमाग रहता है इस तरीके से। पोन्स के ऊपर क्या रहता है, आपका एक बात रहती है, पोन्स के ऊपर एक चीज और रहती है, उसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन बोलते हैं, यही बात अपनी क्लियर है। मिड ब्रेन के ऊपर एक वेंट्रिकल होता है छोटा सा, जिसको थर्ड वेंट्रिकल हम देते हैं। इतनी सी बातें हम कर चुके हैं। तो अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपके लोग समझने वाली बात इतनी सी है कि जब मैंने एक बात बताई थी पहले दिन, जब सरिता जी पूछ रहे थे बार बार क्वेश्चन को, जी ग्रे मैटर ब्लैक मैटर क्या है, तो यहां पर मैंने बताया था कि सेल बॉडीज है, सेल बॉडीज रखी है इस जगह ब्रेन के इस भाग में, सबसे ज्यादा हायर अमाउंट है। अब ये मत सोचना कि सर क्या बीच में होंगी, नहीं, बीच में भी होंगी, हर जगह होगी, ये ध्यान रखना है, हर जगह होगी, बट मैक्सिमम 99% या 90% मैं कहीं कहूं तो कहां होगी, आपकी यहां पर होगी, किनारे पर। तो इस कारण से इसका रंग कैसा हो गया, आपका ग्रे कलर का हो गया। तो आपसे पूछा जाए ब्रेन का किस भाग में ग्रे मैटर पाया जाता है, तो आउटर पार्ट में या कोर्टेक्स पार्ट में, ब्रेन का कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मतलब किनारे वाला भाग, ठीक है, और मेडुला ब्रेन का बीच वाला भाग, तो बीच वाले भाग में उसके एक्सोन्स रहेंगे। तो एक्सोन्स होंगे, उनके कारण कैसा रंग होगा, इसका रंग व्हाइट होगा। ये कहां पर आएंगे, हाइपोथैलेमस के पास आएंगे। अब हाइपोथैलेमस से आगे न्यूरॉन्स निकलेंगे। अब इस मेडुला ऑब्लांगेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, इस तरीके से आपका मेडुला ऑब्लांगेटा ऐसे फैला हुआ है ना, नीचे स्पाइन है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दी थी मैंने कल ही, हालांकि फिर दोबारा कर देता हूं जो नए विद्यार्थी कल नहीं जुड़े थे। तो अब ये एक्सोन जो है नीचे जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास आगे टकरा गए, हाइपोथैलेमस से जो थैलेमस के पास आगे टकरा गए आपके, थैलेमस बोलता है इसको, थैलेमस थर्ड वेंट्रिकल में जुड़ा हुआ था, थैलेमस के पास एक्सोन्स आए, एक्सोन थैलेमस से आगे रिले स्टेशन का काम करता है थैलेमस, ये मैंने बताया दिया था कल। तो यहां से एक्सोन जब निकलते हैं तो एकदम से लेफ्ट साइड निकलते हैं इधर वाले, और इधर राइट साइड निकलते हैं। तो जब निकलते हैं तो वो इस तरीके से मेडुला में आकर के क्रॉस होते हैं, ऐसे सारे सारे न्यूरॉन जब क्रॉस हो रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस किनारे से बाहर निकलना चाहते हैं, बट किनारे से बाहर निकल नहीं सकते, तो वो इसके साथ साथ चलने लगते हैं, ट्रेवल करते हैं। जब सारे एक्सोन साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो अब एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, ये तो पता ही है, माइलिन शीथ एक्सोन्स पर होती है, माइलिन शीथ, माइलिन वर्ड का ही मैंने मतलब बताया था कि व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट मैटर अब स्पाइन के अंदर देखे, स्पाइनल कोड में तो कहां आ गया आपका, बाहर की साइड, आउटर पार्ट में। मैं ये कहूं कि कोर्टेक्स, स्पाइनल का कोर्टेक्स वाला पार्ट या आउटर पार्ट दिखाऊं
तो वो क्या है आपका व्हाइट मैटर से युक्त होगा, और अंदर पार्ले पार्ट में क्या हो जाएगा आपका ब्लैक ग्रे मैटर हो जाएगा। तो क्योंकि दो ही मैटर है आपके, और तो येलो ग्रीन मैटर तो है नहीं, दो ही मैटर है, या तो व्हाइट या ग्रे, दोनों ही होंगे। व्हाइट जब होगा तो एक्सोन ज्यादा होंगे, ग्रे होगा तो इसका मतलब सेल बॉडी जाता है, ग्रे मैटर अंदर चला जाएगा, ब्रेन का उल्टा हो गया। ठीक है, यही मैं बात समझा रहा हूं यहाँ पर कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होता है आपका अंदर की ओर होगा, और व्हाइट मैटर जो होता है बाहर की ओर हो जाएगा, जबकि ब्रेन में इसका उल्टा होता है। अब मेरा इच्छा यह है कि स्पाइन जो है अपने पास, तेज तो नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा मैं, कुछ किसी को दिक्कत लगे तो बता देना। ये स्पाइनल कॉर्ड है, अपने ऊपर ब्रेन था ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड को हम कट करना चाह रहे हैं यहां से। कौशिला जी, वेरी गुड कौशिला जी, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बोला है ना। स्पाइनल कॉर्ड को मैंने यहां से कट किया, जब मैं कट करके नीचे की तरफ देखूंगा ना, यहां से देख रहा हूं या ऊपर की तरफ देख रहा हूं, इस कट वाले भाग कटिंग वाले भाग को देखूंगा, तब मुझे ऐसी संरचना दिखेगी। इस तरीके से अंदर पाइप देख रही है, पाइप का हम छेद देख रहे हैं, उस पाइप के जब छेद को देखेंगे तो अपने को ऐसी संरचना दिखेगी, उसमें अपने को कुछ रचना दिखेगी इस तरीके की, इस तरीके की कुछ रचना दिखेगी, ऐसे कुछ करके ऐसा कुछ दिखेगी ना। तो ये किस शेप में दिख रहा है, एच शेप में दिख रहा है। अब ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का भाग है, जहां पर सेल बॉडीज इंटरन्यूरॉन्स आपके सब रखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। तो ऐसी रचना दिखेगी, जब ऐसी दिख रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के एच शेप का भाग दिखाई दे रहा है, अंदर वाला भाग स्पाइनल कॉर्ड का, ये बोल देंगे। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रे मैटर जो होता है आपका अंदर वाला भाग, अंग्रेजी के एच के अक्षर की तरह दिखाई देता है। तो बात क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, ग्रे मैटर एच अक्षर की तरह होता है। इतनी बात भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात, तो अब इसमें एक चीज और देखेंगे, इनको समझाने से पहले फिर से हम थोड़ा सा अलग मैटर करते हैं। मैंने अभी बताया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी इस तरीके से है हरिओम, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है ना, ऊपर ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। इसको मैंने कट किया, तो जैसे ही मैंने कट किया तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से नजर आ रही है, एच शेप में। ऐसा कुछ एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो इसके स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कमर के पीछे वाला भाग है, कमर के नीचे जिस साइड से आप सोते हो, तो मैं ये इमेजिन करता हूं ये वाला आपका कमर के पीछे वाला भाग है, इसको मैं क्या बोलूंगा, डोर्सल पार्ट। ठीक है, डोर्सल। ये जो कमर के आगे वाला भाग है, तो पेट की साइड है आपकी रीढ़ की हड्डी का, ये वाला वो भाग है, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेंट्रल, वेंट्रल पार्ट ना। ठीक है, वेंट्रल या पोस्टीरियर और एंटीरियर बोल देंगे हम इसको, एंटीरियर अगला, पोस्टीरियर पोस्ट मतलब बाद में, है ना, इसको हम पोस्टीरियर भी बोल देते हैं, पोस्टीरियर। ठीक है, और इसको एंटीरियर। इसी के नाम से आपके दो चीजें हो जाती है, पोस्टीरियर के नाम से आपका पोस्टीरियर, ये हॉर्न है, ये सींग निकले हुए हैं, एच के दो सींग निकले हुए इधर साइड, तो इन हॉर्न का नाम क्या होता है, पोस्टीरियर हॉर्न, इन्हीं के नाम पर, क्योंकि पोस्टीरियर पीछे वाले हॉर्न, और इसको हम एंटीरियर हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न मतलब सींग, है ना, कि सुषुम्ना के अंदर ग्रे मैटर के सींग है, एक तो पीछे की साइड है, एक आगे की साइड है, ऐसे बोलेंगे ना दोनों, ये वाला भी, ये वाला भी, ये एंटीरियर सींग है और ये पोस्टीरियर पिछले वाले सींग है एच के। ऐसा, इतनी बात क्लियर है ना, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय सरिता जी, माननीय राखी शाह जी, शीला जी, कौशिला जलवान जी, हिमानी जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, धर्मेंद्र जी, वीरेंद्र सर, ज्योति जी, कृष्णा जी, प्रियंका तोमर जी, राखी शाह जी, रक्षा जी, रुचिका जी, संगीता जी, शीला जी, तेजेंद्र जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी और शिखा दम्मा जी, इतनी बात तक सबको क्लियर आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका तोमर जी, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं जैसे आपने मुझे समझाया था ना, वैसे ही समझा रहा हूं ना आपको? ठीक है, तो प्रियंका तोमर जी मुझे बताते हैं, कुछ दिन कोशिश की थी इन्होंने, अपने प्रतिभा जी ने समझाने की, इन्होंने गलत समझा दिया मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर से मैं प्रियंका तोमर जी से पढ़ने लग गया हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड प्रियंका जी, बहुत ही बढ़िया, है ना, इज्जत बना सर दिया आपने आपने तो। फीस पूरी नहीं दी थी ना मुझे। अच्छा, फीस नहीं दी थी क्या मैंने? ओ माय गॉड, ठीक है, ये पहले बोलना था ना मैम। ठीक बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले पहले बताना था ना, बच्चे देखो कितने तेज हो गए हैं। गुरुजी फीस मांगते नहीं है, कोरोना समय चल रहे हैं, कमाई कम हो रही है। ठीक है। गुरु दस्ते ले जैसा गुरु ठीक है, वैसे। हाँ देखो, क्या बात है सरिता जी, बहुत ही बढ़िया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, है ना? ठीक है, तो संगीता जी, माननीय संगीता जी, जैसे कि आपने देखा है कि अपना एच शेप बन रहा है, एच के दो सींग बन गए, एक तो ये पीछे वाले सींग दिख रहे हैं अपने को, इसको हमने पोस्टीरियर बोल दिया, इसको एंटीरियर बोल दिया। इनके नाम बोलने के पीछे बहुत खास वजह है, एंटीरियर आगे वाले, पोस्टीरियर पीछे वाले, पी से पीछे, ए से आगे, बात खत्म। ठीक, अब इसको और देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं स्पाइनल कोड का ग्रे मैटर जो होता है ना, अंदर के अंदर पाया जाता है, इसमें से देखो स्पाइनल कोड ऐसे पाया जा रहा है, इसके अंदर एच शेप में मैटर है आपका सारा का सारा। ठीक है, इस तरीके से। इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हमने पोस्टीरियर हॉर्न बोला, आगे वाला इसका, इसको
एंटीरियर हॉर्न बोला, इतनी बात बोली। अब इन हॉर्न से आपके न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं। न्यूरॉन्स कौन से? न्यूरॉन्स कौन से? ये देखो नई बात। तो वर्टिब्रल कॉलम आपका इस तरीके से बनेगा, हल्का सा ऐसे दिखेगा ऊपर से, है ना, ऐसे अंदर धसा रहता है। और इसमें हाँ, ये आपके हॉर्न्स होते हैं दो, इस तरीके से इसके अंदर धसे हुए, ठीक है। ये आपके पीछे वाले हो गए, पोस्टीरियर में बोल दूं, पोस्टीरियर बोलूं या फिर डोर्सल पार्ट बोल दूं इसको, रीढ़ के लिए। डोर्सल मतलब ये कमर की साइड वाला हिस्सा है, अपने गर्दन के सिर के पीछे वाली का भाग है, पूरी पूरी वर्टिब्रा का। और इधर वाला एंटीरियर है, एंटीरियर, एंटीरियर, या इसको वेंट्रल बोल दूं, वेंट्रल, पेट वाली साइड या नाभि वाली, आगे वाली साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टली ये थोड़ा एच शेप ऐसी बनती है अपने से, है ना, थोड़ा सा काम चलाना भाई, ठीक है। तो पोस्टीरियर है। अब देखो आपकी वर्टिब्रा जो है ना, हमेशा ही ब्रेन से देखो कितनी नर्व्स निकली थी, मैंने बताया था ब्रेन है आपका और नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से कितनी निकली थी? 12 पेयर ही निकले। अब ये 12 पेयर ब्रेन से निकले ना, वो तो आपके लगभग मुंह तक ही खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मुख तक ही फैलेगी नर्व सारी की सारी, मुंह के आसपास, जीभ के गाल में, है ना, लार ग्रंथियों के आसपास, गले में जाकर के खत्म हो जाएगी, हार्ट तक जाकर के कुछ खत्म हो जाएगी, आगे नहीं फैलेंगी। बाकी सारी की सारी, अब पूरे हाथ में भी तो अपने को नर्व चाहिए, पैर में भी चाहिए, कूलों में भी चाहिए, पेट में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। उनको उनके पास नर्व कौन पहुंचाएगा? आपकी स्पाइन्स पहुंचाएंगी, स्पाइनल नर्व पहुंचेगी। मतलब पूरे शरीर में मैक्सिमम पार्ट स्पाइनल नर्व का ही फैला रहता है। तो इसी कारण कमर में दिक्कत होने से हम नर्व, अपना अंगूठा जो है, अंगुली जो है, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कमर कमर से ही जा रही है वहां पर नर्व। तो यहां से नर्व जा रही है आपकी। कुछ मैंने बताया न्यूरॉन्स जो होते हैं, क्या होते हैं ऐसे, कुछ न्यूरॉन्स वो होते हैं जो आपके पास सेंसेशन लाते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ है ये, ठीक है, ये ऐसा ही हाथ है, उंगलियां मुट्ठी बंद है मेरी, है ना, तो ऐसा हाथ है, इसके पास आपके न्यूरॉन्स जा रहे हैं। यहां पर कोई कीड़ा बैठ गया, है ना, ऐसा कुछ करके कीड़ा बैठ गया, मान लीजिए कीड़ा बिठा देते हैं एक, अच्छा सा ना, कीड़ा बैठ गया, कुछ मक्खर मच्छर वगैरह बैठ गया यहाँ पर, तो वो बैठा, तो यहां से न्यूरॉन्स लगे हुए, इसके अंदर न्यूरॉन्स तो है ही, हर जगह नर्व्स हैं। तो यहां से नर्व जो है फैले हुए रहेंगे, कहां जाएंगे? सीधा यहाँ पर, इसको जाकर के बताएंगे भाई कोई घटना हो गई है। किसको जाकर के बताया? ये लेकर के इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं अंदर, तो कौन से होंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे, इतनी बात तो क्लियर है। अंदर जो लेकर के जाएंगे हमेशा सेंसरी न्यूरॉन होंगे, अपने पास इन्फॉर्मेशन लाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन यहां पर लेकर के आए, यहां से ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा? ऊपर देगा, किसको? ऊपर किसको? ब्रेन को भेजेगा इन्फॉर्मेशन, कि ऐसे ऐसे करके कीड़ा बैठा है, क्या तुम समझते हो ये कीड़ा अच्छा है या फायदेमंद है या कैसा है? ये कहेगा खराब करने वाली बात है ये कीड़ा, तो कहते इन्फॉर्मेशन लाएगा नीचे फिर से, है ना, हाइपोथैलेमस के थ्रू, इसको देगा, किसको? मोटर को, मोटर न्यूरॉन को देगा। इस मोटर न्यूरॉन को दिया, यहां मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी इसने, वापिस किसके पास लाया? मोटर न्यूरॉन के पास लाया। मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर के आगे फिर से उस कीड़े के पास, न्यूरॉन के पास लेकर जाएगा, कहते भाई इसको हटा दो, हाथ को हम झटक देंगे या फिर दूसरे हाथ से पट करके मार देंगे उस मच्छर को, ऐसा ही करेंगे। तो अब बात क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, दो ही बात समझाई मैंने यहां पर, कि आपका जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो एंटीरियर पार्ट से जुड़े रहते हैं, ग्रे मैटर के, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पार्ट से, और सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो डोर्सल पार्ट से जुड़े रहते हैं। ये दो बातें इतनी सी क्लियर होगी सभी को, यही बात मैंने समझाई आपको। राखी जी हंस रहे हैं, ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे वो कहां तक जाएंगे? पोस्टीरियर हॉर्न के पास, इधर इधर वाले हाथ से भी जाएंगे, तो ये भी सेंसरी पार्ट इस तक जुड़े होगा, और मोटर जो है इससे जुड़ा होगा, ऐसा कुछ, है ना। पहले ऊपर लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन मोस्टली, है ना, ब्रेन के पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। मैंने पूछा हट प्रदीपिका के, मैंने सपोज आपको किसी ने कोई आपको गाली गलौज किया या थप्पड़ मारा है, कुछ किया, है ना, मान लीजिए कोई भी घटना हो आपके पास, आप फर्श पर चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, आपका हाथ किसी से टकरा गया दीवार के पास, है ना, कोई चीज हाथ लगा रही है अंधेरे में, है ना, तो आप उसको देखना चाह रहे हैं कि चीज क्या है, हाथों से देख रहे हैं, मतलब आंखें बंद है, अंधेरे में दिख नहीं रहा कुछ, तो क्या करेगा? आप जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंसेस लेंगे, कहां पर? आपके पोस्टीरियर पार्ट में लेकर के जाएंगे, यहां से ब्रेन के पास जाएगा कि ऐसी ऐसी ये सॉलिड पार्ट दिख रहा है, ये क्या हो सकता है? पत्थर हो सकता है या पानी हो सकता है? ब्रेन कहेगा नहीं, ये लिक्विड पार्ट है, पहले से हमने देखा हुआ है इसको, लिक्विड होता है, वही पानी होता है, ठोस पार्ट तो पत्थर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा इसके पास, एंटीरियर हॉर्न के पास, एंटीरियर से फिर मोटर न्यूरॉन जाएंगे और फाइनली डिसीजन करेंगे कि भाई ये पत्थर है, अपने को फाइनल पता लग जाएगा सेंसरी और मोटर से, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें अब पता लगानी है, एक और चीज सीखनी है, कि अब कई बार, पहले तो इसी चीज को देख लेते हैं कि पोस्टीरियर हॉर्न जो होंगे आपके हमेशा ही, वो किसको देखेंगे? सेंसरी न्यूरॉन को, पीछे से न्यूरॉन आए, सेंसरी न्यूरॉन पोस्टीरियर हॉर्न के पास गए, यहां से इंफॉर्मेशन दिमाग के पास जाएगी, दिमाग एनालिसिस करेगा, पीछे वापस आएगी इंफॉर्मेशन, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस निकाल दी जाएगी, ऐसा होगा। एंटीरियर हॉर्न जो होगा मोटर न्यूरॉन, मोटर मतलब आदेश के रूप में, इतनी बात भी क्लियर। तो हिंदी वाले विद्यार्थी थोड़ा देख लेंगे, इसको पढ़ने वाली लाइन है, ये मैं करवा चुका हूं आपको, बोल बोल के सारी करवा दी है मैंने, फिर भी थोड़ा सा क्योंकि अपने को पढ़ने की आदत है। सेंसरी न्यूरॉन
कहते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने पास सेंसेशन लेकर के आते हैं, सेंसेस के थ्रू सेंसेशन लेकर के आएंगे, त्वचा से, कान से, नाक से, जीभ से, जहां से भी सेंसेशन लेकर के आएंगे। और वो सेंसेशन किसको देंगे? अगर स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से बात करें तो पोस्टीरियर हॉर्न को देंगे, पीछे वाले हॉर्न पर लेकर के जाएंगे चुपके से, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन दे दी, अब इंफॉर्मेशन पीछे दे दी तो उन इंफॉर्मेशन को अपने को रिस्पॉन्स भी तो देना है, कोई ना कोई, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो उनको इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स तो दिया जाएगा। वो कौन देगा? एंटीरियर हॉर्न से दिया जाएगा। एंटीरियर हॉर्न पर आपके मोटर न्यूरॉन जुड़े रहते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन को आपके पैरों पर, आपकी कमर पर, बाजुओं में, जहां पर भी आपके लेकर के जाएंगे। हिंदी में इनको मोटर न्यूरॉन को प्रेरक तंत्रिकाएं बोलते हैं, प्रेरणा देती है शरीर को कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। सेंसरी न्यूरॉन को हिंदी में संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक नई बात सीखते हैं। अब क्या होता है, कई बार अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इतनी बड़ी बात करें, है ना, कि आपका दिमाग इतना टाइम लगाए, 5 मिनट लगाए। मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे आपके हाथ पर, मान लीजिए मैंने आपके हाथ पर, किसी एक मित्र ने आपके हाथ रख दिया, है ना, प्रेम पूर्वक किसी ने हाथ रख दिया, तो क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है ना, स्पाइन ऐसे दिख रही है, मान लीजिए इस तरीके से दिख रही है, यही है, इसके अंदर एच शेप का डिजाइन है, ग्रे मैटर एच शेप में ऐसे है, ठीक है। ये स्पाइन मैंने काट के दिखा दी, ये वाली यहां पर, ठीक है। तो यहां से ये वाला पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। आपके हाथ पर बैठ जाता है मच्छर कोई, या आपके हाथ को किसी ने हाथ लगा दिया, ठीक है, दूसरे हाथ लगा दिया किसी ने, तो आपको पता लग रहा है कि अच्छा, मतलब किसने हाथ लगाया वगैरह वगैरह, जो भी सेंसेशन हो रही है आपके पास, ठीक है। तो वो जो भी बता रहा है वो कहां पर जाए इंफॉर्मेशन? सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर उनके पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पोस्टीरियर आपके डोर्सल पार्ट में, डोर्सल पार्ट में जाएगा, बेंट जो डोर्सल हॉर्न्स है आपके, वहां तक जाएगा। यहां से जाने के बाद में यहां इंफॉर्मेशन गई, यहां से फिर ऊपर जाएगी, कहां पर? हाइपोथैलेमस के पास। यहाँ पर हाइपोथैलेमस बीच में लगा होता है। हाइपोथैलेमस रिले स्टेशन का काम कर रहा है, वो आपकी इन जो जहां पर जैसे एरिया की न्यूरो सेंसेशन वगैरह जिस एरिया की है, वो टच वगैरह ना, वहां पर लेकर जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन लाएगा कि ये टच अच्छा है या बुरा है, ठीक है। वो लाएगा हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस फिर से इंफॉर्मेशन देगा। अब हाइपोथैलेमस किसको कहेगा? हाइपोथैलेमस जो है इंफॉर्मेशन लाएगा, और ये किसके पास लेकर के जाएगा? सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये लेके जाएगा आपकी एंटीरियर हॉर्न के पास। एंटीरियर हॉर्न को दिया, एंटीरियर हॉर्न जो है आपका, जिस जगह पर न्यूरॉन, जहां पर आपको स्पर्श हुआ, वहां पर आदेश देगा कि ये स्पर्श अच्छा, इससे हाथ मिला लो या ना मिलाओ, इसको दूर फेंक दो, ऐसा ही कुछ होगा, सिंपल बात। बट कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हमारा दिमाग इतनी लंबी चौड़ी चीज करेगा, हालांकि ये भी बहुत कम सेकंड टाइम में हो जाता है, बट इतना टाइम नहीं है कि हम इतना एनालिसिस करेंगे, पहले दिमाग के पास जाए, ये करे वो करे, हम सोचे विचारे, इतना टाइम ही नहीं है ना। तब क्या करता है, इसमें जो हमारा ग्रे मैटर है, स्पाइन को कटा हुआ भाग है ना, ग्रे मैटर जो होता है, इसके अंदर सेम चीज संरचना तो वही होगी कि अपने हाथ पर मान लीजिए कोई कीड़ा बैठ गया या मच्छर बैठ गया, या मैं ये कहूं कि एकदम से गर्म तवे से हाथ लग गया, एकदम से रोटी बनाते हैं हम, चपाती बनाते हैं, गर्म रोटी के गर्म उसके तवे के हाथ लग गया। तब जब ऐसी चीजें होती है जिससे तुरंत एक्शन लेना है, दिमाग की सोचना समझना नहीं है कि अच्छा है या बुरा, तुरंत एक्शन लेना है कि बचाना है अपने आप को, तब क्या होता है ऐसे केसेस में, जैसे आपने हाथ लगाया हो कभी गर्म तवे से हाथ लगाया, उफ करके एकदम से वापिस ले लिया, ऐसे ही होता है ना। या फिर कई बार कोई सांप वगैरह दिख गया, या फिर आपके आप जो है आए एकदम से कमरे से, किसी ने क्या थप्पा, एकदम से डर जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, ऐसा होता है ना कई बार, है ना, ठीक है। तो एकदम से पीछे डरा दिया, तो तब हम सोचते नहीं है कि वो चीज हमारा दोस्त है या भूत है, या वो सच में मेरा दोस्त है, कौन है, प्रिय अप्रिय कौन है, डर जाते हैं तुरंत, हाथ कान के पास लेके, या ऐसी सिचुएशन होती है। तब कौन करता है ऐसी हेल्प? तब कुछ कुछ कामों में हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइन है, ये खुद ही कर लेती है, ब्रेन तक मैसेज भेजने की जरूरत नहीं होती। तब कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका न्यूरॉन था, मान लीजिए यहाँ पर कोई मच्छर बैठ गया एकदम से, ठीक है, या फिर तवे से हाथ लग गया, गर्म तवे से हाथ लग गया आपका, ठीक है। तब आपने क्या किया, यहां से न्यूरॉन आपकी इंफॉर्मेशन लेके गए किसके पास? पोस्टीरियर हॉर्न के पास गए, पोस्टीरियर हॉर्न के पास स्पाइन के, ठीक है, जिसको हम डोर्सल पार्ट कह रहे हैं, गए ग्रे मैटर के, ठीक है। यहां तक कौन से न्यूरॉन होंगे? वो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को ले गए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे को गर्मी का पहले पता लगे, दिमाग एनालाइसिस करे, ये गर्म है, ये नुकसानदायक है, तो हाथ पीछे उठा लीजिए, इतने में तो हाथ जल ही जाएगा, इतनी 2 सेकंड भी हो गए तो भी, है ना। तो इसलिए क्या करता है दिमाग, तुरंत यहां से जो है इस प्रकार से एक न्यूरॉन लगा होता है इसके अंदर ही, ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को नाम देते हैं क्या? इंटर न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जोड़ के रखते हैं, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। अब ये इंटर न्यूरॉन जो है अपने आप ही बता देगा कि भाई ये घट रहा था ना, खतरनाक है, इससे तुरंत पीछा छुड़ा लीजिए आप, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा आपके लिए काम। तो यहां से इंटर न्यूरॉन ने यहां बताया, इसको इन्फॉर्मेशन दे दी,
यहां से लेकर के सीधा मोटर न्यूरॉन इसके पास चला गया, तुरंत 1 सेकंड में काम हो गया, 1 सेकंड के मतलब 1000 में मिली सेकंड में काम हो गया, ठीक है। तो तुरंत पास जाकर के हाथ लगा तब इसे जैसे एकदम से पीछे हटा लिया, तो ये कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गई, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग का जरूरत नहीं थी, तुरंत कुछ केसेस ऐसे होते हैं मैंने बताया कि उसमें अपने को तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इंटर न्यूरॉन्स यहाँ पर दिमाग के पास इंफॉर्मेशन ना भेज करके तुरंत अपने बीच में इंफॉर्मेशन हैंडल कर लेगा, और सेंसरी टू इंटर न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, और फिर ऑर्गन तक पहुंचा देगा इंफॉर्मेशन और अपने को बचा लेगा किस केस में। अब ये होता कब है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन अथवा रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे बात को, मैंने बताया जैसे एक एग्जांपल है इसका, नी जर्क का एग्जांपल है, काफी फेमस है, आपके एनसीईआरटी में मिलता है ना, प्रियंका जी ने समझाया जैसे कि। तो इसमें हम देखते हैं जैसे घुटना चेक करते हैं डॉक्टर, तो जैसे घुटना अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे सरिता जी, कहते कभी कभी बार मेरे घुटने में दिक्कत हो गई तो मैंने डॉक्टर के पास गई, है ना, तो वहां पर डॉक्टर ने घुटने पर छोटा सा थोड़ा मारा, इस तरीके से छोटा सा थोड़ा रखता है, तो वो घुटने पर ऐसे कुर्सी पर बिठा करके लटका करके और हल्का हल्का चेक करता है कि आपको सेंसेशन हो रही है नहीं हो रही, मतलब कैसे, जो भी चेक करता है उसका अलग सिस्टम है। तो वो चेक करता है, जैसी चोट लगती है तो एकदम से हमारा पैर ऊपर चला जाएगा झटका लगते ही। मान लीजिए किसी व्यक्ति के आप बैठे हो, यहाँ पर मारिएगा, इस जगह के यहाँ पर मारिएगा मुक्का या कुछ भी, आप हल्का सा मारिए, हल्का स्ट्राइटली, तो वो अपने आप पैर को ऊपर उठा लेगा, तुरंत हटाएगा ना, ऐसा ही होता है। तो वो कहते हैं क्यों होता है, इसमें दिमाग के पास न्यूरॉन नहीं जा रहे, क्या है कि आपकी जो ये स्पाइन है इसके अंदर ग्रे मैटर है, ठीक है, इस तरीके से ग्रे मैटर है इसके अंदर, यहां पर आपका ग्रे मैटर एच शेप में। तो यहां पर जैसे यहां टांग से मान लीजिए यहां पर कोई चोट लगी, यहां पर न्यूरॉन लगा, वो न्यूरॉन लेकर गया पोस्टीरियर ऑर्गन के पास, तो यहां से ये दिमाग के पास ले जाने से पहले क्या करेगा, अपने पास इंटर न्यूरॉन यहां पर देगा इसको इंफॉर्मेशन मोटर को, और यहां से फिर कहां पहुंचा देगा, आपका सीधा वापस पहुंचा देगा जंगा के पास भी। टांग आपको इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तुरंत तुरंत कर लेनी चाहिए, बिना सोचे समझे कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब इसको बोलते हैं ना ऐसे, इसको आर्क बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्क को। संगीता जी ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका हल्का सा भाग ये काट लिया मैंने, आर्क क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, परिधि नहीं, परिधि नहीं बोलते, कटा हुआ भाग है, चाप। चाप, चाप। हाँ चाप, वेरी गुड, है ना। तो हिंदी में भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं इसको हिंदी में भी, प्रतिवर्ती चाप, ऐसा देखा होगा, रिफ्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको ये आर्क बन गया ना, यहां से न्यूरॉन गया, मान लीजिए इधर से गया, इधर से होकर के वापस आ गया, ऐसे शी शेप में बन गया, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या बनना है यहाँ से, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वर्ड, तो यहां से वर्ड प्रश्न आपने इतना ही बनना है कि रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन होते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होंगे, 3 न्यूरॉन होंगे। अदर केसेस में आपके 2 न्यूरॉन से काम चल जाएगा, सेंसरी और मोटर से, पर रिफ्लेक्स आर्क में कम से कम 3 न्यूरॉन होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो सेंसरी न्यूरॉन, एक आपका फिर इंटर न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन्स को मिलाने वाला इंटर न्यूरॉन, और आगे वाले भाग में आपका मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो 3 न्यूरॉन आपके होने चाहिए। बात क्लियर है, इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, डन डनाडन डन, ठीक है। अब इसमें मैं बात और समझा देता हूँ, इसमें और कोई बात नहीं रही है समझाने वाली, हाँ इतनी बात क्लियर होगी ना, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी आपकी जो, क्या बोल रहे थे, नर्व्स कितनी होगी, 33 क्या होंगी, वर्टिब्रास होंगी, वर्टिब्रा, 33 जो है आपकी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा, ठीक है। और 31 पेयर क्या है, 31 पेयर आपके नर्व्स होंगी, नर्व्स। इतनी बात क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत किसी को, इतनी बात क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रिय प्रिय बच्चों, है ना, बहुत ही अच्छे समझ रहे हो आप लोग। तो इसको हाईलाइट कर दूं मैं, 33 वर्टिब्रा होंगी, बट 31 पेयर आपकी नर्व्स होंगी, और 33 वर्टिब्रा होने के पीछे भी एक और वर्ड लिख देता हूं मैं कि 26 भी हो सकती है। 26 का मतलब क्या है, 26 वर्टिब्रा होने का मतलब ये है कि 26 वर्टिब्रा होगी वो होगी अडल्ट में, और 33 वर्टिब्रा होगी वो होगी चाइल्ड में। इतना अंतर क्लियर है दोनों का, ठीक है। तो अब चलें, सर्वाइकल में आपकी वर्टिब्रास कितनी होगी, 7, ये हमें रटा हुआ है, बट आपकी नर्व्स कितनी होगी, C8, नर्व्स आपकी 8 होंगी। नाम याद करने की जरूरत नहीं है कहां पर कौन सी जा रही है, बस इतना याद रखिए कि सर्वाइकल में कितनी नर्व्स हैं, नर्व्स, और कौन सी नर्व है, स्पाइनल नर्व है, ठीक है, C8। थोरेसिक में कितनी नर्व वर्टिब्रा होती है, 12, नर्व भी कितनी होती है, 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंबर में, लंबर में वर्टिब्रास कितनी होती है, 5, नर्व्स कितनी होती है, 5, कोई दिक्कत नहीं। सैक्रम में बच्चों की बात करूं तो आपकी वर्टिब्रा कितनी होगी, 5, बट अडल्ट की बात करें तो 1, ऐसा ही होगा। और
इधर इनमें अगर बात की जाए नर्व्स की, तो नर्व्स कितनी होगी सैक्रम की, एस कैसे दिखता है 5 की तरह, तो 5 ही नर्व होंगी। फिर आता है आपका कॉक्सिस। कॉक्सिस में वैसे अगर बच्चों की बात करें कॉक्सिस की, तो वर्टिब्रास कितनी होती हैं 4, अडल्ट की बात की जाए तो 1, और नर्व कितनी होगी, नर्व निकल रही है कोई नर्व, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही कोई नर्व निकलती हुई, तो मतलब कॉक्सिस की नर्व नर्व नहीं होती। तो 12 सॉरी 1 नर्व होती है कॉक्सिस की। 12 और 8 20 और 5 25 और 5 आपकी 30 और 1 31 पेयर आपकी कॉक्सिस से निकलने वाली टोटल नर्व कितनी होगी 31 पेयर हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉक्सिस से आपकी 31 पेयर होगी 31 पेयर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका दिमाग ब्रेन और आपकी स्पाइन, पेरिफेरल इसी का बड़ा हुआ भाग, दिमाग से निकली तो क्रैनियल नर्व, स्पाइन से निकली तो स्पाइनल नर्व। इतनी सी बात क्लियर, डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके आगे वाला भाग ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं वो भाग ना करवा करके आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, काफी बड़ा भाग है आगे, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है जी, तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आगे का भाग कल करेंगे हम। प्रश्न करिए जल्दी से, कोई प्रश्न है क्या पहले तो ये बता दीजिए, एनाटॉमी का कोई प्रश्न है इसमें से जो मैंने पार्ट करवाया इसमें से, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो वो बता दीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, वेरी गुड। तो तेजेंद्र जी ने उत्तर दे दीजिए, माननीय तेजेंद्र जी ने उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है ना, जो मुझे पता नहीं लग रहा है कि कैसे दिया इन्होंने, क्या सोच करके दिया। तेजेंद्र जी आपने क्या सोचा होगा? हम्म, बहुत बढ़िया कृष्णा जी, विकास जी, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। कहते जानू, है ना, जानू मतलब वो वाला जानू, घुटने वाला। ठीक है भाई, ये थोड़ा हिंदी है ना, ध्यान रखना। ठीक है, जानू मतलब घुटना आपका, नी। कहते घुटने में संदिग्ध ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रोगी के लिए मंडूकासन निषिद्ध है। ठीक है, हो सकता है निषिद्ध, घुटने के रोगियों के लिए मंडूकासन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें पैर बेंड होते हैं, गलत बात है ये, दर्द होगा उसमें ज्यादा, क्योंकि घुटने के रोगियों के घुटने मुड़ नहीं सकते बार बार। ठीक है, ए राइट है अपना। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्योंकि लगा के देखें या इसलिए लगा कर देखें या अतः इनमें से कोई एक चीज लगा कर देखो, क्या सेंटेंस बन रहा है। रीजन सही है, तर्क हमारा सही है, कारण ये सही है क्या इसके लिए, घुटनों को अधिक मोड़ने वाले आसन जानु संधि के लिए कठिन तथा कष्टदायक होते हैं, मतलब जोड़ों घुटनों के लिए, घुटने में जोड़ है उसके लिए कष्टदायक होते हैं, और इससे जो होते हैं बार बार ये करेंगे, अगर बैंड करेंगे घुटनों को तो दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रीजन भी सही मालूम पड़ता है, तो अपनी क्या है, दोनों कथन भी सही है और व्याख्या भी सही दे रखा है, रीजन भी सही है, मतलब उसके रिलेटेड ही दे रखा है। बात क्लियर? ये बात सरिता जी कह रहे कहते हमारे 80 साल की उम्र में तो कहते यही वाला जानू याद रहता है, घुटने वाला ही, है ना। तो अपनी सभी की एज हो चुकी है लगभग, है ना, तो अपने लिए जानू केवल घुटना ही बचा है अभी। ठीक है ना, सही विद्यार्थी। तो हिमानी जी अभी एज में है, कहते हैं हमें तो दोनों याद रहते हैं। बढ़िया है हिमानी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर अपना क्या होगा, एक ए जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा, व्याख्या भी सही है और दोनों स्टेटमेंट भी सही है। डन है, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। ठीक है, 53, माननीय प्रियंका तोमर जी कक्षा में है क्या? प्रियंका तोमर जी आप आंसर मत देना क्योंकि आप ही तो मुझे बताते हो ऑलरेडी, है ना, आप मत देना, नहीं तो फिर बच्चे सोचेंगे सर ने पूछ के बताया है प्रियंका तोमर जी से। तो इससे सिद्ध होता है कि सरिता जी आपकी एज 80 है। मैंने तो पहले ही नहीं कहा था कौशिला जी 80 साल एज है, बट 80 साल में भी योगाभ्यास इतना अच्छे से करते हैं सरिता जी, माइंड ब्लोइंग। उनके मुंह को देख करके लगता ही नहीं है कि वो 80 साल के हैं, मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ, आज तक विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही लगता है मुझे 24 घंटे की मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे फील होता है हमेशा ही। पर अब रियल सच्चाई तो है, सच्चाई है ना, परंतु फिर भी उनका अंदर जज्बा है कि 80 साल की उम्र में भी वो नेट जेआरएफ की परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जाना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो सभी ने एक आंसर, इसका भी एक दे दिया है। राखी जी ने आंसर दिया है कि नहीं दिया, आदरणीय राखी जी, सरिता जी, शिखा धम्मा जी, विकास कुमार जी, प्रतिभा पाटिल जी, रक्षा जी, धर्मेंद्र जी, ज्योति जी, शीला जी, राखी शाह जी, आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल प्रश्न लग रहे। तो देखो, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त करता है, तो कहां का प्रश्न है ये, पहले तो ये बताओ। अब मेरा प्रश्न केवल इतना नहीं है क्योंकि अपने को तो आगे की तैयारी करनी है भविष्य की, है ना, वर्तमान के दुखों को देख करके भविष्य के दुख ना हो उनकी तैयारी करनी है अपने को। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र से है सर। वाह, बहुत ही बढ़िया, ये कम्युनिकेशन स्किल है भाई, राखी शाह जी की इस आवाज को सुन ले, सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है, और ये योग सूत्र से प्रश्न है। अब प्रतिभा पाटिल जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी, इस श्लोक की संख्या बताइए, सूत्र की संख्या क्या है? योग सूत्र से ये है
कहाँ के आसपास है ये? धारणा करने की योग्यता आ जाती है प्राणायाम के अभ्यास से, ऐसा कुछ लिखा है कहीं? हाँ जी, जल्दी बताइए, कहाँ लिखा है? दूसरे अध्याय में। हाँ जी, वेरी, बहुत बढ़िया तेजेंद्र जी, 50 के आसपास है, इतना बता दिया बहुत है। बट एग्जैक्टली ये 53 नंबर सूत्र है, ठीक है। इतना भी बताया ना आपने, 50 लिख दिया, इसी में मेरे अंदर खुशी आ गई बस, है ना। मुझे आज नींद नहीं आने की, ठीक है, मैं फूला नहीं समाऊंगा आज। बहुत बढ़िया भाई विद्यार्थी तेजेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया बताया। 53 है एग्जैक्टली देखा जाए तो। वैसे 50 बता दिया, देखो एग्जैक्टली नहीं याद रहता, किसी को याद नहीं रहता, कोई भी, है ना। हमने कोई महर्षि पतंजलि थोड़ी है, महर्षि पतंजलि भी हो सकता है शायद भूल गए होंगे कि मैंने 53 नंबर पर कौन सा लिखा था, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मेरा रिस्पेक्ट वे में मैं बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अपने को लगभग संख्या ऑन एन एवरेज याद रहनी चाहिए कि ऑन एन एवरेज वहां की संख्या है, बस इतना याद है, एग्जाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एग्जैक्टली ना भी याद हो चलेगा, जैसे शीला जी और तेजेंद्र जी ने कहा 50, बस बहुत है, सही है, इतना होना चाहिए, तो 50 में। तो ये ए राइट है आपका। आर की बात करें तो प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाता है। रीजन भी आपका ठीक है कि नियमन की तकनीक है, ठीक है। सूत्र बताइए, ये सूत्र कौन सा है? 50वां सूत्र बताइए कौन सा है? योर गति विच्छेद प्राणायाम तस्मिन सति श्वास प्रश्वासा योर गति विच्छेद प्राणायाम, कहते उन गति का, है ना, नियमन करना, है ना, नियंत्रण करना की तकनीक है प्राणायाम, जिससे धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाता है। धारणा सूच है योग्यता मनसः, 53वां सूत्र यही है, ठीक है। और क्या होता है प्राणायाम का लाभ? प्रकाश आवरण का क्षीण होता है, तथा क्षीयते प्रकाश आवरण, प्रकाश आवरण भी क्षीण होता है। हाँ, आगे के लिए ध्यान रख लेंगे, कल को प्रश्न घूम करके कोई और वे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। तो ए और आर दोनों ठीक है अपना, ए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, डन। एक लास्ट और पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है जी, एक लास्ट और क्वेश्चन उत्तर दीजिए, 29 नंबर प्रश्न। राखी जी जल्दी से उत्तर दीजिएगा, खाना खाना है जल्दी से ना आपको, आपको नहीं मुझे, सॉरी, ठीक है। हिमानी जी आपको नहीं खाना, कोई बात नहीं है। कृष्णा जी बहुत ही बढ़िया, उम्दा। तो हिमानी जी ने उत्तर दे दिया है, विजेंद्र सर ने उत्तर दे दिया, विजेंद्र सर ईस्ट और वेस्ट, वीरेंद्र सर जी इज द बेस्ट। सरिता जी, सरिता जी कब सुधरोगे आप हैं? दिमाग 80 आ गया है आपका, लोगों का 60 साल की उम्र में सठियाता है, आपका 80 आ गया है 80 साल की उम्र में, हैं? कैसे सुधरोगे आप? तो भाई कौशिला जी, प्रतिभा पाटिल जी, राखी शाह जी, कृष्णा जी, धर्मेंद्र जी, प्रतिभा पाटिल जी, हैं? तेजेंद्र जी, सरिता जी, वीरेंद्र सर, राखी जी, और कौन रह गए अपने विद्यार्थीगण? आदरणीय मनदीप जी, हिमानी जी, हैं? प्रियंका तोमर जी, रक्षा नेगी जी, संगीता जी, शीला जी, उत्तर दीजिए भाई, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया समझे आप लोग, है ना। अब आज बस मुझे शायद ही नींद आया आज, है ना, इतना अच्छा पढ़ गए आप लोग, है ना। तो देखो भाई, समझना कैसे इसको, तरीका है इसका समझने का। अंतराय योग साधना में बाधक है, जिन बच्चों ने एक उत्तर दिया है ना, रटा रटाया काम, कहीं पर देख लिया आंसर की गलत, कहीं पर भी देख लेते होते हैं, और उस आंसर की को रट लेते हैं कि इस प्रश्न का हर हाल में एक ही उत्तर होगा। तो देखो भाई, आंसर की प्रीवियस यूजीसी के क्वेश्चन कुछ गलत भी होते थे, ये ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें अंतराय योग साधना में बाधक है। अंतराय किसको बोलते हैं? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। कितनी हुई? 9 हुई। कौन सा सूत्र है? दूसरे अध्याय का कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। ओ सॉरी, पहले अध्याय का ही फर्स्ट पाद, क्या नाम है इसका? समाधि पाद। क्या है इसका? है 130 है। 130, बहुत ही बढ़िया प्रतिभा जी, उम्दा। आदरणीय राखी जी बहुत बढ़िया, प्रियंका तोमर जी, शीला जी बहुत ही बढ़िया। तो पहले का 30 है, अगला ही सूत्र बोलते हैं महर्षि पतंजलि 1/31 का बोलते हैं समाधि पाद, जिसका नाम क्या बोलते? कहते दुख दोर्मन से अंग में तो श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव, कहते ये सहभुव है, ये पांचों सहभुव है, ठीक है। तो अब अंतराय योग साधना में बाधक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, राइट है, ए राइट है। आर भी दुख दोर्मन से अंग में तो श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं, मतलब विक्षेप है एक तरह से, चित्त को भटकाते हैं, सही है ना, ये साथ में होते हैं अंतरायों की। बट ए और आर दोनों सत्य है। ए जो है अंतराय के लिए बात आई है, और ये चित्त विक्षेप के लिए बात आई है ना, मतलब सहभुव की बात आई है, ये दूसरे वाली बात। तो व्याख्या जो है एक तरह से पूरी तरह से सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी चीज की व्याख्या नहीं है ये, क्योंकि अंतरायों में तो 9 चीज शामिल है, उनके लिए कहा जाता है व्याधि, सत्यान, संशय आदि चित्त को भटकाते हैं, चित्त को खराब करते हैं, चित्त में विक्षेप लाते हैं, तो ठीक था व्याख्या। क्योंकि यहां पर
पहली चीज अंतराय की बात करती है, दूसरी बात सहबुआ की बात की है, तो ये बिल्कुल जड़ में है बात, बट व्याख्या सही नहीं है ना, बात समझ गए, सहबुआ है ये। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर जो है, ए की व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। बात क्लियर हुई? इतने छोटी छोटी बारीकी आपको देखनी है।